भारतीय संविदा अधिनियम 1872। 1872 का अधिनियम संख्या 9, 25 अप्रैल 1872। उद्देशिका: संविदाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अतः तदद्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। प्रारंभिक 1. संक्षिप्त नाम: यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। विस्तार: प्रारंभ: इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। व्यावृत्ति: इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात तदद्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित न किए गए किसी स्टेट्यूट, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ि पर अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, प्रभाव न डालेगी। 2. निर्वचन खंड: इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। क. जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है, ये कहा जाता है। ख. जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है। ग. प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और प्रस्थापना प्रतिगृहीत करने वाला व्यक्ति वचनग्रहीता कहलाता है। घ. जबकि वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। अगर हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए, जो भारत के लिए मुख्य विधियां तैयार करने के लिए तारीख 6 जुलाई 1866 को नियुक्त हर मजेस्टी के कमिश्नर की रिपोर्ट पर आधारित है। देखिए भारत का राजपत्र, अंग्रेजी 1867, असाधारण पृष्ठ 34 प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए भारत का राजपत्र, अंग्रेजी असाधारण, तारीख 28 मार्च 1872, परिषद में हुई चर्चा के लिए देखिए भारत का राजपत्र, अंग्रेजी 1867, अनुपूरक पृष्ठ 1064, भारत का राजपत्र, अंग्रेजी 1871, पृष्ठ 313 के भारत का राजपत्र, अंग्रेजी 1872, पृष्ठ 527। यह अधिनियम 1915 के मध्य प्रांत अधिनियम द्वारा मध्य प्रांत में और 1938 के मध्य प्रांत और बरार अधिनियम 15 द्वारा मध्य प्रांत और बरार में संशोधित किया गया। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, 1882 का 4 के वे अध्याय और धाराएं जो संविदाओं से संबंधित हैं ऐसे स्थानों में जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है, इस अधिनियम के भाग माने जाएंगे। देखिए 1882 का अधिनियम सम 04 की धारा 4। इस अधिनियम का विस्तार बरार विधि अधिनियम 1941, 1941 का 4 द्वारा बरार पर 1963 के विनियम सम 06 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा दादरा और नागर हवेली पर 1963 के विनियम सम 01 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर 1965 के विनियम सम 08 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकोन और अमीनदीवी द्वीप समूह पर 1968 के अधिनियम सम 02 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर किया गया है तथा निम्नलिखित स्थानों पर प्रवृत्त होने के लिए घोषित किया गया। संथाल परगना, देखिए संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम 1872, 1872 का 3
की धारा 3 जिसका संशोधन संथाल परगना न्याय और विधि विनियम 1899 1899 का 3 की धारा 3 द्वारा किया गया। पंच पिपलोदा देखिए गंध पिपलोदा विधि विनियम 1929 1929 का 1 की धारा 21। अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 1874 का 14 की धारा 3 का के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा आगरा प्रांत तराई में इसे प्रवृत्त होने के लिए घोषित किया गया। देखिए भारत का राजपत्र अंग्रेजी 1876 भाग 1 पृ 0505 हजारीबाग जिले में लोहारदगा और मानभूम और परगना दालूम तथा सिंगभूम जिले में कोल्हान। देखिए भारत का राजपत्र अंग्रेजी 1881 नाग है। देखिए कलकत्ता राजपत्र 1899 भाग 1 पृ 0441 का पृ 0504 लोहारदगा जिला में इस समय वर्तमान पलामू जिला सम्मिलित है जिसे 1874 में पृथक किया गया था। अब लोहारदगा जिले को रांची जिला कहा जाता। 1951 के अधिनियम सम 03 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा भाग ख राज्यों के सिवाय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 1914 के अधिनियम सम 010 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा अनुसूची में उपवर्णित अधिनियमितियां इसके द्वारा जो अनुसूची के तीसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निरसित होंगी, किंतु शब्दों का निरसन किया गया। च वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हों, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। छ वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो, शून्य कहलाता है। ज वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो, संविदा है। झ वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा है। न्य जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। अध्याय 1 प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में। 3 प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोप से हुआ समझा जाता है, जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्थापना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंहरण को सूचित करने का आशय रखता हो, या जो उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो। 4 संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है? प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिगृहीता की शक्ति के बाहर हो जाए। प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आती है। प्रतिसंहरण की संसूचना उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति, जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो, इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए, जो उसे करता है। उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिससे प्रतिसंहरण किया गया है, तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके ज्ञान में आती है। दृष्टांत क अमुक कीमत पर ख को ग्रह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब ख को पत्र प्राप्त होता है। ख क की प्रस्थापना का ख डाक से भेजे गए पत्र को प्रतिग्रहण करता है। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब ख से पत्र प्राप्त होता है। प्रतिग्रहण की संसूचना क के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है।
ख के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब क को पत्र प्राप्त होता है। ग के अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। क के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है। ख के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाता है जब ख को तार प्राप्त होता है। ख अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। ख का प्रतिसंहरण ख के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है, और के विरुद्ध तब जब तार उसके पास पहुंचता है। 5. प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण। कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहरित किया जा सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। का अपना ग्रह ख को बेचने की प्रस्थापना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है। ख प्रस्थापना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिगृहीत करता है। का अपनी प्रस्थापना को ख द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंहरित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। ख अपने प्रतिग्रहण को उसे संसूचित करने वाला पत्र क को पहुंचने के पूर्व किसी भी समय या पहुंचने के क्षण प्रतिसंहरित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। 6. प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है? प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है। 1. प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से। 2. ऐसी प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से, या यदि कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो प्रतिग्रहण की संसूचना के बिना युक्तियुक्त समय बीत जाने से। 3. प्रतिग्रहण किसी पूर्वभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिगृहीता की असफलता से, अथवा 4. प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाए। 7. प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना ही चाहिए। प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण 1. आत्यंतिक और अविशेषित होना ही चाहिए। 2. किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए, जब तक कि प्रस्थापना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है। यदि प्रस्थापना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए, तो प्रस्थापक उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्थापना विहित प्रकार से ही प्रतिगृहीत की जाए, अन्यथा नहीं। किंतु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिगृहीत करता है। 8. शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण किसी प्रस्थापना की शर्तों का पालन या व्यतिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हो, उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण है। 9. वचन अभिव्यक्त और विवक्षित। जहाँ तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है। अध्याय 2. संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में। 10. कौन से करार संविदाएं हैं? सब करार संविदाएं हैं, यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और तद्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात भारत में प्रवृत्त और तद्द्वारा अभिव्यक्ततः निरसित न की गई किसी ऐसी विधि पर जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में या साक्षियों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो, या किसी ऐसी विधि पर जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो, प्रभाव न डालेगी। 11. संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है
जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त हुए हो, और जो स्वस्चित हो, और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्ययन है संविदा करने से निरहित न हो। 1951 के अधिनियम सम 03 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा भाग के राज्यों तथा नागरिक राज्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रांतों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। उदाहरणार्थ देखिए इसी की धारा 25 प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 1957 का 14 की धारा 19 वाहक अधिनियम 1865 1865 का 3 की धारा 6 तथा धारा 7 कंपनी अधिनियम 1956 1956 का 1 की धारा 12 धारा 30 धारा 46 तथा धारा 1091 देखिए भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 1875 का 9। 12 संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्चित क्या है? कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्चित कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तिसंगत निर्णय लेने में समर्थ है। जो व्यक्ति प्रायः विकृत चित्त रहता है किंतु कभी कभी स्वस्चित हो जाता है, वह जब स्वस्चित हो तब संविदा कर सकेगा। जो व्यक्ति प्रायः स्वस्चित रहता है किंतु कभी कभी विकृत चित्त हो जाता है, वह जब विकृत चित्त हो तब संविदा नहीं कर सकेगा। दृष्टांत का पागलखाने का एक रोगी जो अंतरालों में स्वस्चित हो जाता है, उन अंतरालों के दौरान में संविदा कर सकेगा। ख वह स्वस्चित मनुष्य जो ज्वर से चित्तविर्यस्त है या जो इतना मत है कि वह संविदा के निबंधनों को नहीं समझ सकता या अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तिसंगत निर्णय नहीं ले सकता, तब तक संविदा नहीं कर सकता जब तक ऐसी चित्तविर्यस्तता या मत्ता बनी रहे। में सहमत होते हैं। 14 स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जबकि वह 13 सम्मति की परिभाषा दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव 1 न तो धारा 15 में यथापरिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो, 2 न धारा 16 में यथापरिभाषित असम्यक असर द्वारा कारित हो, 3 न धारा 17 में यथापरिभाषित कपट द्वारा कारित हो, 4 न धारा 18 में यथापरिभाषित दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित हो, 5 न भूल द्वारा कारित हो, किंतु ये बात धाराओं 20, 21 और 22 के उपबंधों के अध्ययन है। सम्मति ऐसे कारित तब कही जाती है जबकि वह ऐसा प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल न होती तो न दी जाती। 15 प्रपीड़न की परिभाषा प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना है जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधिविरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना है। स्पष्टीकरण ये तत्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वहां भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 प्रवृत्त है या नहीं। दृष्टांत खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन आपराधिक अभित्रास की कोटि में आता है, ख से क एक करार कराता है। तत्पश्चात के संविदा भंग के लिए कलकत्ते में ख पर वाद लाता है। क ने प्रपीड़न का प्रयोग किया है यद्यपि उसका कार्य इंग्लैंड की विधि के अनुसार अपराध नहीं है, और यद्यपि उस समय जब और उस स्थान पर जहां वह कार्य किया गया था भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 506 प्रवृत्त नहीं थी। 16 असम्यक असर की परिभाषा 1
संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है, जहाँ की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से एजू फायदा अभिप्राप्त करने के लिए करता है। 2. विशिष्टता और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है जबकि वह अथवा क उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में। 1899 के अधिनियम सम 06 की धारा 2 द्वारा मूल धारा 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है। 3. जहाँ की कोई व्यक्ति जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, उसके साथ संविदा करता है और वह संव्यवहार देखने से ही या दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्मा विरुद्ध प्रतीत होता है, वहाँ ये साबित करने का भार कि ऐसी संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी उस व्यक्ति पर होगा जो उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था। इस उपधारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1872 का 1 की धारा 111 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। दृष्टांत क जिसने अपने पुत्र ख को उसकी अप्राप्यता के दौरान में धन उधार दिया था, ख के प्राप्त होने पर अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उससे उस उधार धन की बाबत शोध्य राशि से अधिक रकम के लिए एक बंधपत्र अभिप्राप्त कर लेता है। ख असम्यक असर का प्रयोग करता है। ख रोग या आयु से क्षीण हुए मनुष्य का पर ख का जो असर उसके चिकित्सीय परिचारक के नाते है, उस असर से ख को उसकी वृत्तिक सेवाओं के लिए एक युक्तियुक्त राशि देने का करार करने के लिए के उत्प्रेरित किया जाता है। ख असम्यक असर का प्रयोग करता है। ग के अपने ग्राम के साहूकार ख का ऋणी होते हुए एक नई संविदा करके ऐसे निबंधनों पर धन उधार लेता है जो लोकात्मा विरुद्ध प्रतीत होते हैं। ये साबित करने का भार की संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी ख पर है। घ क एक बैंककार से उधार के लिए ऐसे समय में आवेदन करता है जब धन के बाजार में तंगी है। बैंककार ब्याज की अप्रायिक ऊंची दर पर देने के सिवाय उधार देने से इनकार कर देता है कि उन निबंधनों पर उधार प्रतिगृहीत करता है। ये संव्यवहार कारवार के मामूली अनुक्रम में हुआ है और वह संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं है। 17. कपट की परिभाषा कपट से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो। 1. जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। 2. किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना। 3. कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो। 4. प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य। 5. कोई ऐसा कार्य या लोक जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करे। स्पष्टीकरण संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता हो कि वह बोले या जब तक कि उसका मौन स्वतः ही बोलने के तुल्य न हो। दृष्टांत क नीलाम द्वारा ख को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में के जानता है कि वह एवदार है। का घोड़े के एवं के बारे में ख को कुछ नहीं कहता। ये क ओर से कपट नहीं है। ख की ख पुत्री है और अभी ही प्राप्त हुई है।
यहाँ पक्षकारों के बीच के संबंध के कारण के का ये कर्तव्य हो जाता है कि यदि घोड़ा एवदार है तो ख को वह बता दे। क से ख कहता है कि यदि आप इस बात का प्रत्याख्यान न करें तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा बेअब है कि कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ का मौन बोलने के तुल्य है। घ, कर और ख जो व्यापारी हैं, एक संविदा करते हैं। क को कीमतों में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने की ख की रजामंदी पर प्रभाव पड़ेगा। ख को यह जानकारी देने के लिए कि आवश्यक नहीं है। धारा 238 भी देखिए, धारा 143 भी देखिए। 18 दुर्व्यपदेशन की परिभाषा दुर्व्यपदेशन से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं 1 उस बात का जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्राख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो। 2 कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा बुलावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। 3 चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल कराना। 19 स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणीयता, जबकि किसी करार के लिए सम्मति प्रपीड़न तारांकन कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई थी। संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वह होता यदि किए गए व्यपदेशन सत्य होते। अपवाद यदि ऐसी सम्मति दुर्व्यपदेशन द्वारा या ऐसे मौन द्वारा जो धारा 17 के अर्थ के अंतर्गत कपटपूर्ण है कारित हुई थी तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्यकरणीय नहीं है यदि उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई थी सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन थे। स्पष्टीकरण वह कपट या दुर्व्यपदेशन जिसने संविदा के उस पक्षकार की सम्मति कारित नहीं की जिससे ऐसे कपट या दुर्व्यपदेशन किया गया था संविदा को शून्यकरणीय नहीं कर देता। दृष्टांत ख को प्रबंचित करने के आशय से क मिथ्या व्यपदेशन करता है कि क के कारखाने में 500 मन मील प्रतिवर्ष बनाया जाता है और तद्द्वारा ख को वह कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। संविदा ख के विकल्प पर शून्यकरणीय है। ख के दुर्व्यपदेशन द्वारा ख को गलत विश्वास कराता है कि के कारखाने में 500 मन मील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ख कारखाने के लेखाओं की पड़ताल करता है जो ये दर्शित करते हैं कि केवल 400 मन मील बनाया गया है। इसके पश्चात ख कारखाने को खरीद लेता है। संविदा के दुर्व्यपदेशन के कारण शून्यकरणीय नहीं है। ग का कपटपूर्वक ख को इत्तिला देता है कि क संपदा विलंबम मुक्त है। तब ख उस संपदा को खरीद लेता है। वह संपदा एक बंधक के अधीन है। ख या तो संविदा को शून्य कर सकेगा या यह आग्रह कर सकेगा कि वह क्रियान्वित की जाए और बंधक ऋण का मोचन किया जाए। घ क की संपदा में ख अयस्क की एक शिला का पता लगाकर क से उस अयस्क के अस्तित्व को छिपाने के साधनों का प्रयोग करता है और छिपा लेता है। के अज्ञान के ख उस संपदा को न्यून मूल्य पर खरीदने में समर्थ हो जाता है। संविदा के विकल्प पर शून्यकरणीय है। अगर ख की मृत्यु पर एक संपदा का उत्तराधिकारी होने का के हकदार है। ख की मृत्यु हो जाती है। ख की मृत्यु का समाचार पाने पर ग उस समाचार को क तक नहीं पहुंचने देता और इस तरह के को उत्प्रेरित करता है कि उस संपदा में अपना हित उसके हाथ में बेच दे।
यह विक्रय के विकल्प पर शून्यकरणीय है। 219 का असम्यक असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति 1। जबकि किसी करार के लिए सम्मति असम्यक असर से कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई है। ऐसी कोई भी संविदा या तो आत्यंतिकतः अपास्त की जा सकेगी या यदि उस पक्षकार ने जो उसके शून्यकरण का हकदार हो 3 कोई फायदा प्राप्त किया हो तो ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो। दृष्टांत क के पुत्र ने एक वचन पत्र पर ख के नाम की कूटरचना की है। क के पुत्र का अभियोजन करने की धमकी देकर क से कूटरचित वचन पत्र की रकम के लिए एक बंधपत्र ख अभिप्राप्त करता है। यदि ख उस बंधपत्र पर बात लाए तो न्यायालय उसे अपास्त कर सकेगा। 1899 के अधिनियम सम 06 की धारा 3 द्वारा असम्यक असर शब्दों का निरसन किया गया। 1899 के अधिनियम सम 06 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ख एक साहूकार के एक कृषक ख को 100 रुपए उधार देता है और असम्यक असर से ख को 6% प्रतिमास ब्याज पर 200 रुपए का एक बंधपत्र निष्पादित करने को उत्प्रेरित करता है। न्यायालय ऐसे व्याज सहित जो न्यायसंगत प्रतीत हो 100 रुपए के प्रति संदाय का आदेश ख को देते हुए बंधपत्र अपास्त कर सकेगा। 20 जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हों तब करार शून्य है जहां की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत है भूल में हो वहां करार शून्य है। स्पष्टीकरण जो चीज करार की विषय वस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय तथ्य की बात के बारे में भूल नहीं समझी जाएगी। दृष्टांत क माल के एक विनिर्दिष्ट स्थोरा को जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुंबई को चल चुका है ख को भेजने का करार के करता है। पता चलता है कि सौदे के दिन से पूर्व उस स्थोरा के प्रवहन करने वाला पोत संत्यक्त कर दिया गया था और माल नष्ट हो गया था। दोनों में से किसी भी पक्षकार को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। करार शून्य है। ख से अमुक घोड़ा खरीदने का करार के करता है। ये पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय मर चुका था, यद्यपि दोनों में से किसी भी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। करार शून्य है। ग ख के जीवन पर्यंत के लिए एक संपदा का हकदार होते हुए क उसे ग को बेचने का करार करता है। करार के समय ख मर चुका था, किंतु दोनों पक्षकार इस तथ्य से अनभिज्ञ थे। करार शून्य है। 21 विधि के बारे की भूलों का प्रभाव कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के बारे की किसी भूल के कारण की गई थी, किंतु किसी ऐसी विधि के बारे की जो भारत में प्रवृत्त नहीं है किसी भूल का वही प्रभाव है जो तथ्य की भूल का है। दृष्टांत क और ख इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वारित है। संविदा शून्यकरणीय नहीं है। 22 एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कारित संविदा कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी। 23 कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो अथवा वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा अथवा वह कपटपूर्ण हो अथवा उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्विलित या विवक्षित हो अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माने। इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो शून्य है। दृष्टांत
क अपना ग्रह 10,000 रुपए में ख को बेचने का करार करता है। यहाँ 10,000 रुपए देने का ख का वचन ग्रह बेचने के क के वचन के लिए प्रतिफल है, और ग्रह बेचने का क का वचन 10,000 रुपए देने के ख के वचन के लिए प्रतिफल है। ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं। ब्रिटिश इंडिया, मूल शब्दों का अनुक्रमशः विधि अनुकूलन आदेश 1948 तथा विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा संशोधन किया गया, जिससे कि उपर्युक्त पढ़ा जाए। भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा पैरा 2 अंतः स्थापित किया गया, जिसका विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा लोप किया गया। 1917 के अधिनियम सम 024 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा धारा 21 के द्वितीय दृष्टांत का निरसन किया गया। धारा 26, धारा 27, धारा 28 तथा धारा 30 भी देखिए। क यह वचन देता है कि यदि ग, जिसे ख को 1,000 रुपए देना है, उसे देने में असफल रहा तो वह ख को 6 मास के बीतते ही 1,000 रुपए देगा। ख तदनुसार ग को समय देने का वचन देता है। यहाँ हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए प्रतिफल है, और ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं। ग ख द्वारा उसे दी गई किसी राशि के बदले क यह वचन देता है कि यदि ख का पोत अमुक समुद्र यात्रा में नष्ट हो जाए तो क उसके पोत के मूल्य की प्रतिपूर्ति करेगा। यहाँ के का वचन ख के संदाय के लिए प्रतिफल है, और ख का संदाय के वचन के लिए प्रतिफल है, और ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं। घ ख के बच्चे का भरण पोषण करने का के वचन देता है, और ख उस प्रयोजन के लिए के को 1,000 रुपए वार्षिक देने का वचन देता है। यहाँ हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए प्रतिफल है। ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं। अग क ख और ग अपने द्वारा कपट से अर्जित किए गए या किए जाने वाले अभिलाभों के आपस में विभाजन के लिए करार करते हैं। करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। च ख के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन क देता है, और क को ख 1,000 रुपए देने का वचन देता है। करार शून्य है क्योंकि उसके लिए प्रतिफल विधि विरुद्ध है। छ क जो एक भूस्वामी का अभिकर्ता है, अपने मालिक के ज्ञान के बिना अपने मालिक की भूमि का एक पट्टा ख के लिए अभिप्राप्त करने का करार धन के लिए करता है। क और ख के बीच का करार शून्य है क्योंकि उससे यह विवक्षित है कि क ने अपने मालिक से छिपाव द्वारा कपट किया है। ज के उस अभियोजन को, जो उसने लूट के बारे में ख के विरुद्ध संस्थित किया है, छोड़ देने का ख को वचन देता है, और ख गई चीजों का मूल्य लौटा देने का वचन देता है। करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। दी झ क की संपदा का राजस्व की बकाया के लिए विक्रय विधान मंडल के एक ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया जाता है, जो व्यतिक्रम करने वाले को वह भू संपदा खरीदने से प्रतिषिद्ध करता है। के साथ तय करके ख क्रेता बन जाता है, और यह करार करता है कि वह क से वह कीमत मिलने पर जो ख ने दी है, वह संपदा क को हस्तांतरित कर देगा। करार शून्य है क्योंकि उसका ये प्रभाव है कि वह समव्यवहार व्यतिक्रम करने वाले द्वारा किया गया क्रय बन जाता है, और इस प्रकार उससे विधि का उद्देश्य विफल हो जाएगा। न्य क जो ख का मुख्तार है, उस असर को जो उस हैसियत में उसका ख पर है ग के पक्ष में प्रयुक्त करने का वचन देता है, और क को 1,000 रुपए देने का वचन ग देता है। करार शून्य है क्योंकि वह अनैतिक है। ट क अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखे जाने के लिए ख को भाड़े पर देने के लिए करार करता है। करार शून्य है क्योंकि वह अनैतिक है, यद्यपि इस प्रकार भाड़े पर दिया जाना भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन दंडनीय न हो। शून्य करार। 24 यदि प्रतिफल और भागत विधि विरुद्ध हों तो करार शून्य होंगे यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग, या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य है। दृष्टांत: नील के वैध विनिर्माण का और अन्य वस्तुओं में अवैध दुर्व्यापार का ख की ओर से अधीक्षण करने का वचन देता है।
ख 10,000 रुपये वार्षिक संबलम क को देने का वचन देता है। ये करार इस कारण शून्य है कि क के वचन का उद्देश्य और ख के वचन के लिए प्रतिफल भागत विधि विरुद्ध है। 25 प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिका देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है सिवाय जबकि वह एक लिखित रूप में अभिव्यक्त और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो, अथवा 2 किसी ऐसे व्यक्ति को पुनर्तः या भागतः प्रतिका देने के लिए वचन हो जिससे वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले ही कोई बात कर दी हो अथवा ऐसी कोई बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था, अथवा 1891 के अधिनियम सम 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 2 भाग द्वारा हस्तांतरण पत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3 जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि द्वारा वारित न होने की दशा में लेनदार करा लेता, उसके पुनर्तः या भागतः संदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस वचन से भारित किया जाना है या तन्निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया लिखित और हस्ताक्षरित वचन हो। इसमें से किसी भी दशा में ऐसा करार संविदा है। स्पष्टीकरण 1 इस धारा की कोई भी बात वस्तुतः दिए गए किसी दान की विधिमान्यता पर जहां तक कि दाता और आदाता के बीच का संबंध है, प्रभाव नहीं डालेगी। स्पष्टीकरण 2 कोई करार जिसके लिए वचनदाता के सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है, केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में भी ली जा सकेगी। दृष्टांत क ख को किसी प्रतिफल के बिना 1,000 रुपये देने का के वचन देता है, ये करार शून्य है। ख का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र ख को 1,000 रुपये देने का वचन देता है। ख के प्रति अपने वचन को क लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है, ये संविदा है। ख की थैली का परी पाता है और उसे उसको दे देता है। क को ख 50 रुपये देने का वचन देता है, ये संविदा है। ख के शिष्य पुत्र का पालन का करता है, वैसा करने में हुए क के व्ययों के संदाय का ख वचन देता है, ये संविदा है। ग ख के 1,000 रुपये के द्वारा देय हैं, किंतु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वारित है कि उस ऋण मध्य ख को 500 रुपये देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है, ये संविदा है। च कर 1,000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए क की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी। प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी यह करार संविदा है। छ के 1,000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। कर इससे इनकार करता है कि इस करार के लिए उसकी सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी। प्रतिफल की अपर्याप्तता ऐसा तथ्य है जिसे न्यायालय को यह विचार करने में गणना में लेना चाहिए कि क की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं। 26 विवाह का अवरोधक करार शून्य है। ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्तव्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो। 27 व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता हो, उस विस्तार तक शून्य है। अपवाद 1 जिस कारोबार की गुडविल बेच दी गई है, उस कारोबार को न चलाने के करार की व्यावृत्ति। वह व्यक्ति जो किसी कारोबार की गुडविल का विक्रय करे, क्रेता से ये करार कर सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अंदर तब तक तत्सदृश कारोबार चलाने से विरत रहेगा जब तक क्रेता या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उससे गुडविल का हक व्युत्पन्न हुआ हो, उन सीमाओं में तत्सदृश कारोबार चलाता रहे।
परंतु ये तब जबकि उस कारोबार की प्रकृति की दृष्टि से ऐसी सीमाएं न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हों। 28 विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। हर करार का जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित कराने से आत्यंतिकतः अवरुद्ध किया जाता है, या जो उस समय को जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवर्तित करा सकता है, परिसीमित कर देता है, या ख जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को निर्वापित कर देता है, या उसके किसी पक्षकार को किसी दायित्व से उन्मोचित कर देता है, जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने से अवरुद्ध हो जाए। उस विस्तार तक शून्य है। 1932 के अधिनियम सम 09 की धारा 73 तथा अनुसूची 2 द्वारा अपवाद 2 तथा 3 निरसित। 1997 के अधिनियम मन 01 की धारा 2 द्वारा 8.1.1997 से प्रतिस्थापित। अपवाद 1 जो विवाद पैदा हो उसको माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति। ये धारा उस संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति करार करें कि किसी विषय के या विषयों के किसी वर्ग के बारे में जो विवाद उनके बीच पैदा हो वह माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा, और कि ऐसे निर्दिष्ट विवाद के बारे में केवल वह रकम वसूलिय होगी जो ऐसे माध्यस्थम में अधिनिर्णीत हो। अपवाद 2 जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हें निर्देशित करने की संविदा की व्यावृत्ति, और न ये धारा किसी ऐसी लिखित संविदा को अवैध कर देगी जिससे दो या अधिक व्यक्ति किसी प्रश्न को जो उनके बीच पहले ही पैदा हो चुके हों माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार करे, या माध्यस्थम विषयक निर्देशों के बारे में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध पर प्रभाव डालेगी। अपवाद 3 किसी बैंक या वित्तीय संस्था के प्रत्याभूति करार की व्यावृत्ति। ये धारा ऐसी किसी लिखित संविदा को अवैध नहीं करेगी जिसके द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा किसी प्रत्याभूति या प्रत्याभूति का उपबंध करने वाले किसी करार में उस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर जो ऐसे पक्षकार के उक्त दायित्व से निर्वापन या उन्मोचन संबंधी विनिर्दिष्ट स्थिति के होने या न होने की तारीख से 1 वर्ष से कम की नहीं है, ऐसी प्रत्याभूति या करार के अधीन या उसकी बाबत उसके किसी पक्षकार के अधिकारों का निर्वापन या किसी उन्मोचन करने संबंधी अवधि नियत की गई हो। स्पष्टीकरण। आय अपवाद 3 में बैंक पद से अभिप्रेत है। क कोई बैंककारी कंपनी जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 1949 का 10 की धारा 5 के खंड ग में परिभाषित है। ख कोई तत्स्थानी नया बैंक जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 1949 का 10 की धारा 5 के खंड घ में परिभाषित है। ग भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 1955 का 23 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ई में परिभाषित है। क ख को क 100 टन तेल बेचने का करार करता है। उसमें ये दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल। घ कोई समनुषंगी बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंक अधिनियम 1959 1959 का 38 की धारा 2 के खंड त में परिभाषित है। ग प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 1976 का 21 की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक। च कोई सहकारी बैंक जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 1949 का 10 की धारा 5 के खंड। छ कोई बहुराज्य सहकारी बैंक जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 1949 का 10 की धारा 5 के खंड गगाई में परिभाषित है। और ई अपवाद 3 में वित्तीय संस्था पद से कंपनी अधिनियम 1956 1956 का 1
की धारा 4 क के अर्थांतर्गत कोई टी लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, शून्य है। 29 करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्त नहीं। दृष्टांत आशय था, करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। ख को क विनिर्दिष्ट वर्णन का 100 टन ऐसा तेल बेचने का करार करता है जो ज्ञात है। यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए। एक वाणिज्यिक वस्तु के रूप में 1877 के अधिनियम सम 01 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा धारा 28 के अपवाद का द्वितीय खंड निरसित। देखिए मध्यस्थम अधिनियम 1940 1940 का 10 और कंपनी अधिनियम 1956 1956 का 1 की धारा 389। 2013 के अधिनियम सम 04 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा 18 जनवरी 2013 से अंतःस्थापित। ग का जो केवल नारियल के तेल का व्यवसाय है, ख को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। के व्यापार की प्रकृति इन शब्दों का अर्थ उपदर्शित करती है और क ने 100 टन नारियल के तेल के विक्रय के लिए संविदा की है। घ का रामनगर में मेरे धान्य भंडार में का सारा धान्य ख को बेचने का करार करता है। यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए। ग ख को ग द्वारा नियत की जाने वाली कीमत पर 1000 मन चावल बेचने का करार के करता है। कीमत निश्चित की जा सकती है, इसलिए यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए। च ख को क मेरा सफेद घोड़ा 500 रुपये या 1000 रुपये के लिए बेचने का करार करता है। ये दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि इन दो कीमतों में से कौन सी दी जानी है। करार शून्य है। 30 पंद्यम के तौर के करार शून्य है। पंद्यम के तौर के करार शून्य है और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा जो पंद्यम पर जीती गई अभिकथित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पंद्य किया गया हो परिणाम के अनुसार व्ययनित की जाने को न्यस्त की गई हो। घुड़दौड़ के लिए कतिपय पारितोषिकों से पक्ष में अपवाद, ये धारा ऐसे चंदे या अभिदाय को या चंदा देने या अभिदाय करने के ऐसे करार को विधिविरुद्ध बना देने वाली न समझी जाएगी जो किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को प्रदेय किसी ऐसी प्लेट, पारितोषिक या धनराशि के लिए या मध्य दिया या किया जाए जिसका मूल्य या रकम 500 रुपये या उससे अधिक हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का पर प्रभाव न पड़ेगा। इस धारा की कोई भी बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे संव्यवहार को जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 294 का लागू है, वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी।